जो भी हम करवाए थे कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के बारे में बताए थे, रॉबिन्सन तक बताए थे, उन्होंने कुछ थ्योरी दी है वो भी बताए थे। इसके बाद देखिए एक नोट है, इस नोट को आप लोग सुनिए अच्छे से, नोट में बोल क्या रहा है, ठीक है। जो भी हम आप लोग को नोट बताते हैं ना, या फिर जो भी आप लोग को नोट्स मिल रहा है उसमें नोट करके जो लिखा हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा। देखिए दिया हुआ है क्या कि बालक किसी भी चीज के बारे में जब कोई अधूरा, आधा अधूरा नॉलेज कर देता है बच्चा, उसको पूरा नॉलेज नहीं रहता है, ठीक है। जो भी टॉपिक पढ़ रहा है, सपोज डैट कि आप ही लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हो, ठीक है, कोई जो है कंसेप्चुअल डेवलपमेंट का आप लोग जो है स्टडी कर रहे हो, या फिर हम जो भी बता रहे हैं वो चीज को आप लोग समझ रहे हो, लेकिन आधे में ही क्लास छोड़ के चले गए, तो आपको तो उसका पूरा नॉलेज नहीं मिला, आपको तो उसका आधा ही ज्ञान मिला, ठीक है। तो आधा जो नॉलेज होता है, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग त्रुटिपूर्ण संप्रत्यय विकसित करना कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग भ्रांत धारणा, मिसकॉन्सेप्चुअल कहेंगे, ठीक है। भ्रांत धारणा का मतलब क्या हो गया कि हमको उसके विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जैसे कि आजकल जो है मोदी सरकार के विषय में बहुत से लोग जो है उनका माइंड में मोदी, कुछ लोग जो है मोदी सरकार का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग जो है उनके अगेंस्ट में रहते हैं। तो उनको एक्चुअल में पता नहीं है कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट जो है कर क्या रही है हम लोग के वेलफेयर के लिए, हम लोग के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर रही है, उनको उसके विषय में पूरा नॉलेज नहीं है। लेकिन क्या है, आधा अधूरा नॉलेज लेकर ही वो उसके विषय में टिप्पणी करते रहते हैं या कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपको उसके विषय में पूरा का पूरा ज्ञान, पूरा नॉलेज लेना है, तभी आप उस टॉपिक को अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, या फिर आपके ज्ञान, आपका जो है नॉलेज जो है उसके प्रति डेवलप हो पाएगा। अगर हमारे पास उसका आधा ज्ञान है, आधा नॉलेज है, तो हम खुद ही अधूरे ज्ञान में है, हमको खुद ही उसका पूरा नॉलेज नहीं है, तो हम अदर्स को भी उसको बता नहीं पाएंगे और समझा नहीं पाएंगे। तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, मिसकंसेप्शंस कहलाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग भ्रांत अवधारणा कहेंगे। और एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इस चीज नोट में क्या दिया हुआ है कि हम लोग जब एज अ टीचर, हम लोग जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं, तो हम क्या देखे थे कि शुरुआती दौर में बच्चों का जो कॉन्सेप्ट होता है किसी भी टॉपिक या चैप्टर्स के प्रति या किसी चीज के भी प्रति, जो अधूरा नॉलेज होता है या फिर उनका जो भ्रांत धारणा होती है, बच्चे जो भी अपना नॉलेज दे रहे हैं, हर किसी की, हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोगों का भी अधूरा नॉलेज था, या फिर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, चाहे बहुत से ऐसे बच्चे हैं, आप अपनी लाइफ में देखिएगा, जो शुरुआती दौर में, जो मान लीजिए बहुत से सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स के प्रति, ठीक है, उनका जो नॉलेज था उस समय जब उनको मैथ्स बताया जा रहा था या करवाया जा रहा था, तो उनका उसमें डाउट बनता गया, और डाउट होता गया, डाउट को वो क्लियर नहीं किए, आगे जाके वो डाउट और बड़ा हो गया, आगे जाके वो डाउट और बड़ा हो गया, और ये बढ़ते 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 ये डाउट इतना बड़ा हो गया उनका कि ये आगे जाके क्या बन गया, भ्रांत धारणा में बदल गया, ठीक है, मिसकंसेप्शन में बदल गया, जो कि क्या हो गया, मतलब उस टॉपिक के प्रति उसने शुरुआत में ही उसकी जो कमी, उसमें जो उसको जो डाउट था या फिर उसमें जो उसको जो प्रॉब्लम था उसका वो सोल्यूशन नहीं किया, जो वो सोल्यूशन बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि अंत में जो है उसके लिए वो बहुत बड़ा डेंजर बन गया, ठीक है। तो वो क्या है, शुरुआत में ही अगर वो क्लियर हो जाता, अगर वो अपने टीचर से चाहे किसी अदर से उस चीज के विषय में डिस्कस करता या फिर उसका सॉल्यूशंस करता, तो क्लियर हो जाता, तो उसके लिए वो क्या हो जाता, इजी हो जाता। लेकिन अभी उसके लिए वो चीजें बहुत ज्यादा टफ हो गई है। तो क्लासरूम में जब किसी बच्चे की, मान लीजिए कोई बच्चा जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है किसी भी टॉपिक पे या किसी भी सब्जेक्ट पे, तो टीचर्स एज ए टीचर्स हम लोग को देखिए करना क्या है। अगर बच्चा भ्रांत अवधारणा रख रहा है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट जो है किसी टॉपिक पे क्लियर नहीं है, लेकिन वो अपना कॉन्सेप्ट वहां रख रहा है, वो गलत ही अपना कॉन्सेप्ट रख रहा है, एज अ टीचर हमको कभी भी उनकी धारणाओं को गलत नहीं कहना है, ठीक है। मान लीजिए वो मैथ्स के टॉपिक के विषय में ही कुछ अपना विचार रख रहा है, या इंग्लिश के ऊपर ही ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है उसके ऊपर बच्चा अपना जो है व्यू दे रहा है, तो वहां पे बच्चा जो गलत व्यू दे रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको बच्चे को गलत नहीं कहना है। हम क्लास में ये नहीं बोलेंगे कि गधा है तुमको आप खुद पता नहीं है, क्लास में खड़े होकर हमसे क्वेश्चन कर रहा है, कभी नहीं। हम बच्चों के इस गलत अवधारणा को गलत तो कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, गलत नहीं कहेंगे, उसको कभी भी दंड नहीं, उसको पनिश नहीं करना है, ठीक है, कि तुम गलत गलत बता रहा है या गलत गलत अपना विचार यहाँ पे सबके सामने
एक्सप्रेस कर रहा है, तो हम उसको ना ही दंड उसको पनिश्ड करेंगे, ना ही उसकी अवधारणा को हम गलत कहेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे कि मान लीजिए क्लासरूम में बच्चा जो है वो गलत शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कर रहा है या फिर उसका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, बच्चा बोल रहा है, आप लोगों को फॉर एग्जांपल देंगे, पहले इसको आप लोग समझिए अच्छे से। तो इन धारणाओं को हम बदलने के लिए ना ही हम लोग दंड का प्रयोग करेंगे, ना ही हम लोग बच्चे को गलत ठहराएंगे कि तुम गलत हो, डायरेक्ट उसको कभी नहीं बोलेंगे कि तुम गलत हो। हमको करना क्या है, बड़ी ही शालीनता के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बच्चे के इस मिसकंसेप्शन को, गलत धारणा को सही में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बच्चा बोल रहा है क्लासरूम में, एक बच्चा जो है वो एक दूसरे बच्चे को बोल रहा है, टीचर वही प्रेजेंट है, दूसरे बच्चे को बोल रहा है कि तुम्हारा दादा आया है, तुमको बाहर बुला रहा है। ठीक है, इस तरह के ग्रामेटिकल मिस्टेक शब्द का वो बच्चा प्रयोग कर रहा है कि तुम्हारा दादा आया है, तुमको वह बाहर बुला रहा है। तो एज अ टीचर हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि तुमको हिंदी बोलने नहीं आता है, चलो तुम सही से बोलता नहीं है, तुम यहाँ पे तुमको यहाँ पे कान पकड़ के खड़े रहना है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम बच्चे को देखिए कैसे सुधार रहे हैं, उसका जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है बच्चे का, उसको सुधार कैसे रहे हैं। हम बोलेंगे कि अच्छा तुम्हारे दादाजी आए हैं, तुमको जाना है। तो हम इस तरीके से मतलब शब्दों का प्रयोग करके उसको रिपीट करके उसमें सुधार करके बच्चे के सामने उसको ऐसे बताएंगे कि बच्चा भी उस पर ध्यान दे कि हमने जो शब्द कहा वह शब्द हमारा गलत था, इसीलिए मैम उसको रिपीट करके इस तरीके से बता रही है। चाहे कोई भी चीज, सपोज दैट ब्लैक बोर्ड पे बच्चा जो है कोई सम्स बना रहा है, या हम लोग का प्लस माइनस एडिशन या सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे वो ब्लैक बोर्ड पे वर्क कर रहा है, बच्चे के अनुसार जो है वो काउंट कर रहा है, और काउंट करने के बाद वो अगेन बार 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 वो काउंट कर रहा है, और काउंट करने के बाद भी एडिशन में उसका वो गलत फिगर ही आ रहा है। ठीक है, बच्चे के अनुसार वो गलत फिगर ही आ रहा है, उसके अनुसार वो क्या है, राइट है, वो सही है। तो बच्चा उसको बना रहा है बार बार, वो उसी को काउंट करके वही फिगर लिख रहा है, उसके अनुसार क्या है, वो राइट है, सही है। तो एज अ टीचर हमको क्या करना है, ठीक है, हम उसको प्रैक्टिकली दिखाएंगे वहां पे कि तुम्हारा जो मिस्टेक है, हम उसको एकदम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि तुम ये गलत बनाए हो शम्स, ठीक है, या फिर तुम्हारी गलती है। हम वहां पे बोलेंगे कि अच्छा तुम्हारा एडिशन, तुमने 7 और 8 को काउंट किया और इतना तुम्हारा आंसर आया। चलो भाई हम देखते हैं कि हमारा कितना एडिशन आता है। हम वहां पे 7 मैंगोज बना सकते हैं, ठीक है, या फिर 7 ट्रीज बना दिए, या 7 बर्ड्स बना दिए, बर्ड्स बना के नीचे जो 7 ये बर्ड्स, अदर 7 बर्ड्स या एक जो भी फिगर है उसको बना दिया, इसके बाद हम उसको काउंट करके दिखा रहे हैं, देखो हमारा कितना फिगर आ रहा है, एडिशन हमारा क्या हुआ, या फिर सब्ट्रैक्शन हमारा क्या हुआ, या फिर अगर हम वर्बली कुछ शब्द बता रहे हैं तो उसको किस तरीके से या किस तरीके से हमको एक्सप्रेस करना है, ये बोलना है। तो इस तरीके से हम बच्चे के मिस्टेक्स को क्या करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कभी भी उसको पनिश नहीं करेंगे, या फिर कभी भी उसको गलत नहीं बोलेंगे कि तुम गलत बोल रहा है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली हमको उनको बताना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये नोट्स और यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसका क्या होता है, देखिए बोल रहा है तो उनके अंदर जो भी खामियां हैं, जो भी कमियां हैं, ठीक है, या फिर उनका जो भी कॉन्सेप्ट है, वो जो गलत कॉन्सेप्ट है या भ्रांत धारणा है, उनको हमको बदलने के लिए, क्योंकि अगर बच्चे का ये जो भ्रांत धारणा है, अगर हम इसको सुधारे नहीं, हम इसको इग्नोर करके आगे की तरफ मूव कर गए कि जाने दो अपने आप सुधर जाएगा, या फिर हमारा क्या जाता है, ठीक है, अगर हम इसको इग्नोर करके आगे की तरफ मूव कर गए तो उसकी ये जो भ्रांत धारणा अभी जो छोटी है, बढ़ते बढ़ते उम्र के अनुसार वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इसको हमको इग्नोर नहीं करना है, बच्चे को पनिश नहीं करना है, बच्चे को हमको क्या है, अस्वीकार भी नहीं करना है, उसकी धारणाओं को अस्वीकार भी नहीं करना है। ठीक है, हमको उसको दूसरे तरीके से, दूसरे वे से उसको सही चीजों को बताना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आता है, और ऐसे ही आपका इस तरीके से कोई स्टोरी दे देगा, ठीक है, छोटा सा एक स्टोरी दे देगा 4 या 2 लाइन का, और बोलेगा कि आप क्या कर सकती हैं, बच्चे को दंड देके बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है, या फिर बोलिएगा कि गधा है, तुमको कुछ बोलने नहीं आता है, बैठ जाओ, या फिर बोल उसको जो है सारे बच्चों से अलग कर दिया जाएगा, उसको ग्रुपिंग में कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर उसको बोलेंगी कि तुम्हारे दादाजी आए हैं, तुम्हें भी अब जाना चाहिए, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ऑप्शंस में दिया रहता है कि हमको कौन से तरीके को अपनाना है। तो यहाँ पे हमें कौन से तरीके को अपनाना है, 4th नंबर जो हम लोग का ऑप्शन आएगा, उस तरीके को हमको अपना के बच्चे के इस भ्रांत धारणा को सही में बदलना है। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं? नहीं हुआ?
गायत्री जी, पूजा जी, निधि जी। मैम क्लियर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कुछ कुछ हम लोग का ये है, चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। पनिशमेंट का हम लोग यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे सीटेट में, ठीक है। पनिशमेंट नहीं करना है, ग्रुपिंग नहीं करना है। ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया कि बच्चे तेज हैं, तेज बच्चों को अलग ग्रुप में डाल दिए, ठीक है। जो हम लोग के मतलब मध्यम बुद्धि वाले हैं या फिर जिनका आईक्यू लेवल मीडियम है, उनको अलग ग्रुपिंग कर दिए, और जो सबसे लो है, सबसे डल है, उसको अलग ग्रुपिंग कर दिए। ग्रुपिंग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ग्रुपिंग नहीं करना है, पनिश नहीं देना है, ठीक है। बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अस्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। उसको हम रिजेक्ट कभी भी नहीं करेंगे, हम उसको दूसरे वे से सही कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन हम लोग उसको, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करें, एक्सेप्ट हम करेंगे, ठीक है। क्लासरूम में हम उसको नहीं बोल सकते हैं कि तुम गलत है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग का है पॉइंट है जो संप्रत्यय विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। फैक्टर जो है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट को इफेक्ट पहुंचाते हैं, ठीक है। मैम तो मैम लेकिन इसका नोट, क्या बोल रहे हैं सुमनु जी? मैम इसका नोट्स तो नहीं मिला है कारक का। हाँ हाँ, नहीं मिला है, हमको पता है। अभी अभी हम बात किए तो सर बोले कि 15 मिनट और वेट कर लीजिए। 15 मिनट वेट करेंगे तो क्लास हम लोग का फिर डिले हो जाएगा ना। 15 मिनट वेट कर लीजिए, अभी आप लोग को हम समझा दे रहे हैं, आप लोग को नोट्स पहुंच जाएगा, ठीक है। और इससे अब इसके बाद जो भी हम आप लोग को टॉपिक करवाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे, वो हम आप लोग का पहले दे देंगे। इसके बाद ही आप लोगों को हम वो टॉपिक समझाएंगे या करवाएंगे। एक बार आप लोग बस उसको रीड कर लीजिएगा। और नहीं, अगर आप लोगों के पास टॉपिक जाता है तो हम उस दिन ईवीएस करवा देंगे, लेकिन बिना ये टॉपिक के आप लोग को क्लास नहीं करवाएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अच्छा सुभानु जी, आपके फ्रेंड है ना अंकित जी, आज जुड़े नहीं है, देखिए। यस मैम, वो फ्रेंड है मेरा। आप उनके लिए बुक ले लिए? कल वो हमको बोल रहे थे कि मैम हम बुक के लिए बोले थे, हमको बुक नहीं मिला। मैम क्लास, माइंड से एकदम भूल गया मैम। कॉलेज, हाँ भूल गया मैम, सॉरी भूल गया था, वो बोला था कॉल करके उनको। हाँ, कॉलेज में बुक है, पूरा सेट है, ठीक है। यस मैम। तीनों है, यस मैम। 3 4 5 तीनों का सेट है, तो वो ले लीजिएगा उनके लिए आप एक सेट, यस मैम। ठीक है। चलिए, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को इफेक्ट पहुंचाते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्या होता है, इफेक्टेड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर हम लोग का हो जाएगा ज्ञानेंद्रियों की अवस्था, यानी कि कंडीशन ऑफ सेंस ऑर्गन, ठीक है। हमारे जो सेंस ऑर्गन है अगर एक्टिव नहीं रहे, ठीक है, हमारा जो सेंस ऑर्गन है अगर एक्टिव नहीं रहेगा, अपने आसपास के एनवायरमेंट से वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करेगा, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो है, मान लीजिए यही बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, बाहर से कहीं से साउंड आ रहा है, ठीक है, बहुत जोरों का साउंड आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाहर में फाइट हो रहा है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, तो हम लोग जो है अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिए, ठीक है। अगर जो ये एक्टिव ना रहे, या फिर किसी प्रकार से हमारा जो सेंस ऑर्गन जो है, जो हम लोग के जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं, डिसेबल चाइल्ड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो हम लोग के ऐसे बच्चे हैं जो जिनमें इन चीजों की कमी है, जैसे कि वो ब्लाइंड हो गए हैं, चाहे आप देखें तो वो बोल नहीं सकते हैं, या डिफ है, बहरे हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में पूरी तरीके से जो है कैपेबल नहीं है, उनमें वो क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो वो सेंस ऑर्गन उनका पूरी तरीके से एक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से उनमें जो है किसी भी टॉपिक के प्रति कॉन्सेप्ट बनने में या क्लियर होने में बहुत डिफिकल्टीज होती है, ठीक है। तो हमारा जो सेंस ऑर्गन है इसका एक्टिव होना और इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा सेंस ऑर्गन एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, हम लोग बाहर जाते हैं,
चारों तरफ जो कुछ भी है एनवायरमेंट में, उन सब चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं। हम बाहर गए, घूमने गए, कहाँ क्या बोर्ड लगा है, कौन सी मूवीज लगी है, रोड साइड्स में क्या क्या स्टॉल लगे हुए थे, खाने के क्या क्या आइटम्स थे। चाहे हम लड़कियां जो है अगर मार्केट जाते हैं तो वहां पे बहुत सुंदर स्टॉल टंगा हुआ है या कुर्ती टंगी हुई है या फिर ये है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा सेंस ऑर्गन एक्टिव है, हम उन सब चीजों को फोकस करते हैं, देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम हमारा सेंस ऑर्गन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। ठीक है, सपोज डेट एक बच्चा जो है क्लासरूम में बैठा हुआ है, ठीक है, वो क्लासरूम में बैठा हुआ है, टीचर किसी भी टॉपिक पे जो है स्टडी करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उस चीज को समझा रहे हैं, लेकिन वो उसके उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, उन चीजों को वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। तो जब बच्चा उन चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, उसके सेंस ऑर्गन एक्टिव ही नहीं है, उन चीजों को वो ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है, तो क्या उन चीजों के प्रति उसका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर हो पाएगा या बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहां पे जो है वो एक्टिव नहीं है, उसके सेंस ऑर्गन एक्टिव नहीं है, वो चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है। ठीक है, वो माइंड से डिस्टर्ब है। सपोज दैट उसके घर में बहुत ज्यादा जो है ये पेरेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस था, बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से बच्चा क्लासरूम में भी आके क्या है, डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहा है। तो वो जो है उन चीजों को, जो चीजें उनको सुननी चाहिए या फिर समझनी चाहिए, उन चीजों पे वो फोकस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चा जो है अपना कॉन्सेप्ट नहीं बना पाया। ठीक है, या फिर आप देख लीजिए जो हम लोग के ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो पूरी तरीके से ब्लाइंड, ठीक है, ऐसे पर्सन को आप देखिए, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, अगर उन बच्चों से कंपेयर करेंगे इन बच्चों का, तो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो जो है विजुअलाइजेशन, इनको इनको विजुअल प्रॉब्लम है, ये चीजों को देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो चीजों को क्या कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, दोनों ही कंडीशंस में वो उसका क्या कर रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर कोई चीज, अगर उनको कोई टॉपिक्स पे बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है या समझाया जा रहा है, तो उसको वो वर्बली सुन भी रहे हैं, और उसको वो प्रोजेक्ट के वर्ड या पिक्चर्स के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू वो उसको देख रहे हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, या उनका कॉन्सेप्ट उसके प्रति बिल्कुल भी एकदम एक्यूरेट है। लेकिन जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जो विजुअली डिसेबल बच्चे हैं, वो चीजों को देख नहीं पा रहे हैं, केवल वर्बली उसको सुन रहे हैं और सुन के ही उसको समझ रहे हैं, तो उन बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है नॉर्मल बच्चों के कंपेयर में अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से क्लियर नहीं रहेगा, वो डाउट में रह जाए। इसीलिए अभी जो है देखिएगा, जितने भी ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए भी एजुकेशन भी बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया गया है, उनके लिए भी बहुत चीजों को जो है केवल स्पर्श करके, छू कर, बुक के थ्रू या फिर पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनके लिए भी डेवलपमेंट की बहुत सारी चीजें की गई है कि वो जो है उन चीजों को जो है स्पर्श करके, छू कर जो है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं या जान सकते हैं। पहले इतना ज्यादा हम लोग का डेवलपमेंट नहीं था ऐसे बच्चों के लिए, जो हम लोग के एक्सेप्शनल चाइल्ड है, जो पूरी तरीके से जो हम लोग के एक्सेप्शनल चाइल्ड है, जिनको हम लोग जो है नॉर्मल बच्चों के साथ रख ही नहीं सकते हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होने के लिए हमारे सेंस ऑर्गन का एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर सेंस ऑर्गन का एबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम डिसेबल हैं उस फील्ड में, तो हम जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम आइज है या फिर हमारा ईयर है या फिर हमारा स्मेल पावर है, जो भी है, जिस भी थ्रू हम लोग जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन। हमारा सबसे पहला जो है ना, सेंस ऑर्गन के थ्रू ही हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है। आप देख लीजिएगा, जिन लोगों को, जिन बच्चों को इसका प्रॉब्लम होता है, वो चीजों को जल्दी ऑब्जर्व नहीं करते, उनको ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि हम लोग का बुद्धि, इंटेलिजेंसी, बुद्धि कैसे हम लोग का संप्रत्यय को प्रभावित करेगा। ठीक है, हम लोग जब बुद्धि टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो हर व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जो होती है, जो आईक्यू लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है। इंडिविजुअली हर एक बच्चे का आईक्यू लेवल अलग अलग है, हर एक बच्चे की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग है। कोई किसी चीज को पॉजिटिव वे में लेता है, कोई किसी चीज को नेगेटिव वे में लेता है। हम आपको कोई चीज बता रहे हैं, आपके बेनिफिट के लिए बता रहे हैं, आपको अच्छे के लिए बता रहे हैं, लेकिन वही वो बच्चा जो है उसको नेगेटिव वे में ले रहा है, वो समझ रहा है कि वो हमारा जो है कुछ नुकसान करना चाहते हैं, या गलत वे में वो हमको बता रहे हैं। तो हर किसी की बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल अलग अलग होगा, समझने की क्षमता अलग होगी, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी अलग होगी, तो उसके अनुसार उसका कॉन्सेप्ट बनाने का भी तरीका अलग होगा।
ठीक है। मान लीजिए क्लासरूम का एक ऐसा बच्चा है जो कि क्लास में एवरी टाइम फर्स्ट आता है, ठीक है, बहुत ब्रिलियंट है, चीजों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, और एक क्लास में ऐसा बच्चा है जो पीछे से फर्स्ट आता है, ठीक है, जो चीजों को ऑब्जर्व करने में उसकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, वो चीजों को समझने में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उसका जो आईक्यू, उसकी जो इंटेलिजेंसी है, उसकी जो बुद्धि है, वो बुद्धि के अनुसार फर्स्ट जो बच्चा है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्लास में फर्स्ट आता है, वो चीजों को जिस तरीके से समझेगा या फिर उसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बनाएगा, जाहिर सी बात है वह बच्चा जो क्लास में पीछे से फर्स्ट आ रहा है, वो चीजों को उस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएगा, या फिर वो सब समय जो है भ्रांत धारणा में ही रहेगा, उसका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो बुद्धि हमारी, बुद्धि की जो क्षमता होती है, बुद्धि का जो दर होता है, वह भी बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने या बनाने में उसको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। अब देखिएगा जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, या फिर जो हम लोग के क्रिएटिव बच्चे होते हैं, उनको कोई चीज बताइएगा, समझाइएगा ना, तो आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो तुरंत चीजों को समझ जाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको हमें बताने या समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, उनको अलग अलग वे से बताना पड़ता है, तो हर किसी का लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, तो बुद्धि भी हमारे कॉन्सेप्ट को बनाने में बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है। अगला बोल रहा है शिक्षण का अवसर, यानी कि अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। ठीक है, ये जो शिक्षण का अवसर है, अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, हम किसी चीज को जितना ज्यादा स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा उसको फोकस करेंगे, उतना ज्यादा उसका कॉन्सेप्ट जो है हम लोग का क्या होगा, क्लियर होगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग सीटेडी पढ़ रहे हैं, सीडीपी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में हम लोग चाइल्ड के विषय में इतना ज्यादा हम लोग को पहले कभी नॉलेज नहीं था कि बच्चों का कौन से उम्र में कौन सा जो है एबिलिटी आ जाता है, बच्चे किस उम्र में क्या क्या करने लगते हैं, हम लोग को पहले इस चीज का नॉलेज था नहीं था, हम लोग भी नहीं जानते थे, हम लोग उस स्टेज से गुजरे थे, हम लोग बीएड भी किए हुए थे, लेकिन पर्टिकुलर कौन से स्टेज में बच्चे में क्या कैपेबिलिटी आ जाती है, इसी स्टेज में बच्चों को ये चीज करना चाहिए, या फिर इसी स्टेज तक बच्चे ये चीजों को जो है ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी आ जाती है, इससे बाद वाले स्टेज में कौन सी कैपेसिटी आ जाती है बच्चों की, ये हम लोग एकदम एग्जैक्ट नहीं जानते थे। जाने कैसे, हम लोग को शिक्षण का अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, हम लोग उसको डीपली स्टडी किए, जाने कि हर एक स्टेज में कौन कौन सा स्टेज हम लोग का इन्फेंसी का होता है, कौन सा हम लोग का चाइल्डहुड का होता है, एडोलेसेंस में इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं, हम लोग को पता था कि एडोलेसेंस जो स्टेज होता है वो बहुत प्रॉब्लम वाला होता है, लेकिन इस स्टेज में बच्चों में क्या क्या क्वालिटी आती है, इतने सारे स्ट्रेस में बच्चे क्यों रहते हैं, ठीक है, कैसे इसको हैंडल करना चाहिए, लाइफ में बच्चे कैसे क्या ऐसे प्रोग्रेस करेंगे, तो ये जो डीपली हम लोगों ने स्टडी किया, जाना, तब तो हमें पता चला। ठीक है, तो किसी भी चीज को हम जब एकदम डीपली स्टडी करते हैं, अच्छे से उसको स्टडी कर रहे हैं, पूरा विस्तार पूर्वक उसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो जो अपॉर्चुनिटी है हम लोग को लर्निंग की, जो हम लोग को शिक्षा का जो अवसर मिल रहा है, उससे भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है किसी भी टॉपिक पे। इंग्लिश हम लोग के लिए बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, हम जितना ज्यादा उस पर फोकस करेंगे, जितना ज्यादा उसको स्टडी करेंगे, वो चीजें हमारे लिए धीरे 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 क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। कोई बच्चा बोलता है कि मैथ्स तो मेरे समझ के बाहर है, हम मैथ्स बना ही नहीं सकते हैं, अगर वह बच्चा मैथ्स में फोकस करे, ज्यादा से ज्यादा उसमें समय दे, उसको पढ़े, उसको स्टडी करे, उसको जानने समझने की कोशिश करे, तो वही मैथ्स जो है धीरे 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 उस बच्चे के लिए बहुत ही ईजी बन जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस विषय पर, उस टॉपिक पे हमको समय देना है, पढ़ने का अवसर देना है। ओके, इसके बाद हम लोग का दिया हुआ है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, बहुत काम आता है। ठीक है, कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो क्या है, बहुत ही एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको जिंदगी का अनुभव है, चाहे वो बहुत कुछ चीजों को, इन सब चीजों को, लाइफ के ये सारी चीजों को जो है क्रॉस करके आगे की तरफ मूव किए हैं, तो उनको उन चीजों का अनुभव है, तो वो जो भी डिसीजन लेंगे या फिर जो कुछ भी सोचेंगे वो हमारे अच्छे के लिए सोचेंगे। तो एक्सपीरियंस, मान लीजिए हम एक बार सीटेट का एग्जाम दे चुके, हमको उस चीज का एक्सपीरियंस हो गया, कैसे क्वेश्चंस आता है, कितना टाइम का होता है, कैसे हमको टाइम मैनेज करना है, कैसे हमको सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करना है, तो ये चीज का हमको क्या हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, हमको इस चीज का एक बार हम एग्जाम दे चुके हैं, क्वेश्चंस कैसा आएगा, किस पैटर्न में रहेगा, हमको हर एक चीज का एक्सपीरियंस हो गया। सेकेंड टाइम जब हम एग्जाम देंगे तो हम अपने उस अनुभव का उपयोग उसमें करेंगे, हम
क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। हमको उस चीज का एक्सपीरियंस है। हम जब फर्स्ट टाइम एग्जाम देने बैठेंगे ना, तो हमको आइडिया नहीं है, हम बहुत नर्वस रहेंगे, हम बहुत टेंस रहेंगे, हमको पता नहीं है कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, कैसे सॉल्व करना है, सिस्टम को कैसे यूज करना है, ठीक है, कैसे हमको शॉर्टली जो है शॉर्ट टाइम में सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है। लेकिन हम जब एक बार एग्जाम दे चुके हैं, हमको हर एक चीज का एक्सपीरियंस है, तो हम उतना ज्यादा टेंस रहेंगे नहीं रहेंगे। तो वहां पे हमारा क्या काम आ रहा है, वहां पे हमारा अनुभव काम आ रहा है। हम जो पहले इसको यूज कर चुके हैं, वही चीजें हमारे काम आ रही है, जिसका यूज कर रहे हैं हम अब नेक्स्ट अपने आने वाले एग्जाम में। वहां पे हम टेंशन फ्री रहेंगे, हमको हर एक चीज का आइडिया है, ठीक है, उतना ज्यादा हम स्ट्रेस नहीं, सिस्टम को कैसे हैंडल करना है, कैसे कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हर एक चीज का हमको आइडिया आ गया। तो अनुभव भी जो है हमारे कॉन्सेप्ट को, अब हमारा फर्स्ट टाइम में जब हम एग्जाम देने गए थे, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि हमको कैसे एग्जाम देना है, किस मतलब कितने टाइम में क्या हम लोग को कौन सा टॉपिक सॉल्व करना है, मैथ्स के लिए कितना टाइम देना है, इंग्लिश के लिए कितना टाइम देना है। अब एक बार हम एग्जाम दे दिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमारा माइंड सेट हो गया कि हमको इतने टाइम में ये चीज करना है, और इतने शॉर्ट टाइम में हमको करके आगे की तरफ मूव करना है। हमको पता है कि क्रॉस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सारे क्वेश्चंस को हम अटेंड करें, ठीक है। तो ये हम लोग को नॉलेज हो गया, हमारा एक्सपीरियंस जो है हमारे कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। ओके, क्लियर है। इसके बाद देखिए एक टॉपिक हम लोग का दिया है यौन, यानी कि सेक्स। यौन कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट जो होता है हम लोग का, जो हम लोग कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट होता है, उस पर यौन का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। हम लोग जो है जेंडर, ये जेंडर जब टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। उसमें बताया जाता है ना कि लड़कियां जो है, कहते हैं कि लड़कियां जो है वह बच्चों के पालन पोषण में, डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से वर्क करती है। ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है लोगों के माइंड में, एक कॉन्सेप्ट बना है कि लड़कियां ये वर्क अच्छा करती हैं। चाहे लड़के मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, ये माइंड में एक क्या बना है, कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है। दिमाग में कॉन्सेप्ट बना है ना, हर किसी के मन में एक धारणा बनी रहती है कि लड़के जो होते हैं वो मैथ्स में बहुत ब्रिलियंट होते हैं, मैथ्स में अच्छा करते हैं, और लड़कियां जो होती हैं वो गृह कार्य में बहुत अच्छा काम करती हैं। खाना बनाने का काम लड़कियां अच्छा करेंगी, बच्चों का पालन पोषण का काम लड़कियां अच्छा करेंगी, कोई भी जो है हम लोग का फाइन वर्क वाला जो जो भी वर्क है वो लड़कियां अच्छा करेंगी। जैसे कि आसाम में चाय के बागान में केवल लड़कियों को ही, लेडीज को ही ये वर्क दिया जाता है। क्या, क्यों ये वर्क दिया जाता है, क्या लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वो जो है अपने कोमल और मुलायम हाथों से वो पत्तों को क्या करती है, तोड़कर जो है उसको अच्छे से सेफली रखेंगी। और अगर वही जो है, अगर मेल पर्सन को वो वर्क दे दिया जाए, तो वो पूरा का पूरा बगान ही कबाड़ देंगे या फिर बगान ही उखाड़ देंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन गया है कि लड़कियां ये वर्क अच्छा कर सकती हैं। चाय के बागान में लड़कियां अच्छा वर्क करेंगी, खेती करना है, ट्रक से चलाना है, तो लड़की अच्छा कर सकते हैं। तो ये हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट धारणा बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे यौन भी हम लोग के कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाता है। मतलब लड़के ये काम अच्छा कर सकते हैं, लड़कियां ये काम अच्छा कर सकती हैं, ये काम लड़कों के लिए है, ये काम लड़कियों के लिए है। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यौन जो है, यानी कि हम लोग का जो मेल एंड फीमेल में अगर देखा जाए, लड़के और लड़कियों में देखा जाए, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत से ऐसे वर्क हैं जो लड़के और लड़कियों के लिए, कुछ पर्टिकुलर वर्क है जो लड़के और लड़कियों के लिए फिक्स्ड किए गए हैं, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे कि बहुत से ऐसा काम है जो गर्ल्स जो है बहुत फाइनली लड़कों की तुलना, आज किसी को बहुत प्यार से हैंडल करना है, समझाना है, तो वो लड़कियां जो है, लड़कियां क्योंकि क्या होती है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, तो दूसरे को समझाना या प्यार से उसको उसको हैंडल करना, ये सारा वर्क लड़कियां अच्छा कर सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिस पर यौन का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि सेक्स का, मेल एंड फीमेल का, बॉयज एंड गर्ल्स में, कि ये वर्क बॉयज अच्छे से करेंगे, ये वर्क गर्ल्स अच्छे से करेंगी। तो उस अनुसार जो है हम लोग का कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट होता है। बहुत जगह देखिएगा कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट में, अगर देखिएगा तो इंजीनियरिंग का काम है, ठीक है, जितना भी मशीनरी वर्क है, क्या है हम लोग का, अगर देखा जाए तो लड़के उस वर्क को अच्छा कर सकते हैं। बहुत सभी चीजों को, सभी धारणाओं को हम लोग नहीं लेंगे, वो चीज हम लोग की फिर जेंडर में चली जाएगी, ठीक है। हम लोग का स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग होता है उसमें चला जाएगा
कि पर्टिकुलर ये काम लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। अब बाइक चलाना है तो लड़के ही चला सकते हैं, लड़कियां नहीं चला सकती। इन सभी चीजों को नहीं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्क हैं जिस पर हम लोग का यौन का जेंडर का प्रभाव भी पड़ता है। सभी चीजें नहीं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्क है जो लड़के पर्टिकुलरली वही काम कर सकते हैं। ठीक है, उनका उन चीजों पर उनका जो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होता है, अच्छा बनता है। और लड़कियों का कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्क होते हैं जिसपे लड़कियों का कॉन्सेप्ट जो है डेवलप होता है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है व्यक्ति यानी कि हम लोग की पर्सनालिटी। हर एक पर्सन जो है इंडिविजुअली क्या है, अलग अलग है। हर किसी की पर्सनालिटी अलग अलग है, हर किसी का सोचने समझने की क्षमता अलग अलग है। तो ये भी हर किसी का इंडिविजुअली अलग अलग है, तो हर किसी का जो है कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। किसी का जो है कॉन्सेप्ट जो है पर्सनालिटी वाइज अगर हम लोग देखें तो किसी का जो कॉन्सेप्ट है गर्ल्स या सोसाइटी के प्रति कि सोसाइटी को डेवलप करना है तो गर्ल्स को एजुकेट करवाओ, गर्ल्स को भी हायर एजुकेशन दो, गर्ल्स को भी अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट बनाओ। तो ये सारे किसी की हम लोग का पर्सनालिटी वाइज, हर किसी का अपना अपना जो है थिंकिंग पावर होता है, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। ठीक है, कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए अपने डेवलपमेंट को पीछे रखकर सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। तो ये उनका अपना थिंकिंग पावर है, अपनी सोच है। तो हर किसी का थिंकिंग पावर अलग अलग होता है। पर्सनालिटी वाइज हर एक व्यक्ति जो है, अगर पर्सनालिटी वाइज देखा जाए तो ये भी हम लोग का उसमें ऐड हो जाएगा। किसी के बोलने का तरीका, चलने का तरीका, हाव भाव, ये सब चीजें। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ठीक है, या फिर अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ये भी हम लोग का पर्सनालिटी में आ जाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कि हर किसी का क्या होता है, अलग अलग किसी चीज को बताने या समझाने की जो कैपेसिटी होती है किसी को, बहुत अच्छे से, बहुत ही पोलाइटली वे में कोई बता रहा है उसको बहुत ही रूडली, ठीक है, बहुत ही रूडली, बहुत ही लाउडली चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। तो ये भी क्या होता है, पर्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की पर्सनालिटी पे ही डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारा व्यक्ति के कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को इफेक्ट पहुंचाने के हम लोग के कारण थे। क्या क्या, हम लोग का सेंस ऑर्गन है, इंटेलिजेंस है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद हम लोग का एक्सपीरियंस है, सेक्स एंड पर्सनालिटी, ये सारे के सारे हम लोग के इफेक्ट पहुंचाते हैं। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? इसके बाद बस एक और पेज है, ये आज हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आप लोगों को आज कुछ नहीं पढ़ाएंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग। इतना क्लियर हुआ ना? आगे मूव करें? यस मैम। आज अजय जी, राहुल जी, ज्योति जी, कोई भी नहीं जुड़ी। चलिए, संप्रदाय विकास एवं शिक्षा, एजुकेशन, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड एजुकेशन का क्या रिलेशन है? ठीक है, बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बच्चे को कोई टॉपिक बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है, तो उससे एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम आप लोगों को इससे पहले भी बताए थे, एज अ क्लास टीचर अगर हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इंडिविजुअली हर एक बच्चे का डेवलपमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम किसी भी एक बच्चे को छोड़ नहीं सकते हैं कि उसका दिमाग ही नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं है, छोड़ो उसको, बाकी सब तो समझ में आ गया ना। हाँ निधि जी कहिए। मैम टीचर के लिए पॉसिबल है कि को इक्वली मतलब सब पे करते हैं। निधि जी आप क्या बोली, हम सुने ही नहीं बहुत। मैम क्लास में अगर 50-60 बच्चा आवाज नहीं आ रहा है मैम। हाँ, साउंड नहीं आ रहा है। क्लास में 4-5 बच्चे हैं निधि जी, इसके बाद फिर से बोलिए तो जरा। मैम बोल रहे हैं क्लास में 40-50 बच्चे हैं, तो टीचर के लिए पॉसिबल तो सारे बच्चे पे इक्वली ध्यान दे। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है सारे बच्चे पे इक्वली ध्यान दे, लेकिन हम लोग इससे पहले भी इस चीज को बताए थे ना कि क्लासरूम का जो है साइज जो है, आकार जो है छोटा होना चाहिए, बच्चे उतने, एक टीचर जो है अच्छे से मैनेज कर सके, अच्छे से कंट्रोल कर सके, सब पे फोकस कर सके। ठीक है, हम लोग का जो सीटेड जो है यही बोलता है, इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली जो है अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है,
सीटेड हर कोई क्वालिफाइड होके यहाँ पे टीचर्स बन गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल में है, कोई प्राइवेट सेक्टर्स में है, कोई हम लोग के सेंट्रल गवर्नमेंट में है, लेकिन क्या पर्टिकुलरली जो भी बताया जा रहा है, लेकिन हमको इसको पढ़ना है, इसको हमको ध्यान में रखना है। क्या बोला जा रहा है कि पर्टिकुलरली क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर एक के प्रॉब्लम को हमको जानना है और हर एक का डेवलपमेंट एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक डेवलप करे, ठीक है। इसीलिए क्लास का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इतने ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए कि टीचर अकेले उस सबको मैनेज ही ना कर सके, टीचर्स उनके प्रॉब्लम्स को समझ ही ना सके, ठीक है। इसीलिए क्लासरूम का आकार जो है बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट का मतलब इतना भी नहीं, 30 से 40 बच्चे तो होने ही चाहिए एक क्लास में, और 30 से 40 बच्चे एक टीचर के लिए इनफ है। एक टीचर जो है 30 से 40 बच्चों को पर्टिकुलरली हैंडल कर लेती है, वो समझ सकती है, उन सबको पर्टिकुलरली वो जान जाएगी कि किसको क्या इश्यू है, किसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई किस मतलब कोई किस स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, कोई स्लो है तो क्यों स्लो है। तो वो टीचर जो है 40 बच्चे इनफ होते हैं, 40 बच्चों को समझना उनके लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, क्लासरूम में वो हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि हम भी 40 बच्चों को अगर क्लासरूम में अगर हैंडल कर रहे हैं तो अगर, लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइएगा तो एक साथ जो है आपका देखिएगा 100 बच्चे हैं, 100 है, 200 है, मतलब 150 तक के बच्चे होते हैं। इतने बच्चे को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये गवर्नमेंट स्कूल वाले ये सब रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप जाइए तो ये सब कुछ हद तक इन सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इसको हमको माइंड में आपको रखना है। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो इस चीज को अप्लाई भी करना है, कोशिश करनी है। तो देखिए बोल क्या रहा है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा डेवलप कर, बहुत ज्यादा ही हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आज बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इससे उनका फ्यूचर या फिर इससे आने वाला जो है उनका स्टडी जो है वो है, इसका मतलब अगर बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसका जो बेनिफिट जो है उसको आगे आने वाले फ्यूचर में होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उसका जो आगे आने वाला फ्यूचर जो है इससे अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। एक बच्चा जो है मान लीजिए इंग्लिश में बहुत वीक है, उसको इंग्लिश के लेटर्स को अच्छे से पहचानने नहीं आता है, डिसेबल चाइल्ड हम लोग देखे हैं, लर्निंग डिसेबल चाइल्ड, जैसे कि आप तारे जमी पे मूवी देखे है ना, उसमें जो ईशान शर्मा बच्चा जो है उसको जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको अक्षर समझ में नहीं आते हैं, उसको अक्षर उल्टे नजर आते हैं, अक्षर जो है उसको मूव करते हुए नजर आते हैं। तो अगर वहां पे उस बच्चे का कॉन्सेप्ट ही लेटर के प्रति ही उसका कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहा है, वो बच्चा आगे की तरफ पास होते जाएगा, मूव करते जाएगा, क्लासेस क्रॉस करते जाएगा, तो उस बच्चे को आगे आने वाले फ्यूचर्स में कितने सारे प्रॉब्लम होंगे। वो दूसरे बच्चों के साथ फिर अपने आप को जो है एडजस्ट नहीं कर पाएगा, सोसाइटी के साथ वो कहीं भी किसी भी फील्ड में जाएगा, वो वर्क प्लेस में जाएगा या फिर सोसाइटी के साथ बैठेगा तो वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेगा, वो अपने आप को दूसरे बच्चों की तुलना में क्या करेगा, कमजोर समझेगा, अपने आप को हीन दृष्टि से देखेगा कि उनमें जो एबिलिटी है वो एबिलिटी मेरे में नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या मान लीजिए कोई बच्चा, ईशान शर्मा का ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चे को अक्षर समझ में नहीं आ रहा है, उसके पेरेंट जो है उसके इस प्रॉब्लम्स को समझे नहीं, उसको जो है दूसरे जगह डाल दिए, स्कूल में डाल दिए, वहां से बच्चा जो है पढ़ते गया, आगे की तरफ मूव करते गया, पढ़ते गया, आगे की तरफ मूव करते गया, उसकी जो ये डिसेबिलिटी है, उसकी जो ये कमी है वो तो क्लियर नहीं हुई, उसका जो कॉन्सेप्ट है लेटर्स के प्रति या फिर जिस भी टॉपिक के प्रति उसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर नहीं हुआ, तो आधा अधूरा ही रह गया, वो तो भ्रांत धारणा में ही रह गई, बनी रह गई। वो बच्चा आगे की तरफ मूव कर गया, वो बच्चा बड़ा हो गया, जॉब फील्ड में गया, चाहे किसी अदर फील्ड में गया, तो उस बच्चे को बाकी अदर सोसाइटी के साथ या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ क्या होगा, अपने आप में उसको कमी नजर आएगी, अपने आप को दूसरों के कंपेयर में वो कमजोर समझेगा कि उन लोगों को ये सारी चीजें आती हैं, हमको नहीं है, ठीक है। तो वो उसके लिए ज्यादा आगे चलकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि उनके उम्र के अनुसार हम जब भी बच्चों को जो भी नॉलेज दे रहे हैं, जो भी ज्ञान दे रहे हैं, उसके एज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द एज, उनके एज के अनुसार ही हम उनको वो नॉलेज दे रहे हैं। उनको इस स्टेज में इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए या फिर ये चीजें उनको इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो उस अनुसार हमको क्या करना है, वह बच्चा उस चीज को जाना या नहीं जाना, उसका कॉन्सेप्ट बना या नहीं बना, इस चीज को फोकस करना एज अ टीचर हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको समझना है। मान लीजिए बच्चे को हम लेटर ही बता रहे हैं, ABCD या क ख ग घ ही सिखा रहे हैं, तो अब बच्चा जो है
कभी ए लिखता है, ए फॉर एप्पल, और कभी ए की जगह वो बी लिख देता है, उसको ए और बी में डिफरेंस नहीं पता चलता है। ठीक है, बच्चे का कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये ए है कि ये ए है। ठीक है, कभी बच्चा स्मॉल बी लिख रहा है और कभी स्मॉल बी को डी में कर दे रहा है, बच्चे का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, उसको लेटर में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हमको बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर ये बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बच्चा नहीं समझेगा कि ये हम लोग का सन है और ये मून है, वो दोनों को एक ही समझेगा, या फिर वो जो है गलत धारणा में ही बना रहेगा, तो आगे जाकर उसको लाइफ में जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम होगा ही होगा। वो फिर दूसरे बच्चों के साथ अपने आप को कंपेयर करेगा, तो वो अपने आप में बहुत सारी कमियों को ढूंढेगा, बहुत सारे उसमें अपने आप को नुकसान, कमियां नजर आएंगी, और वो अपने आप को फिर हीन समझने लगेगा। इसीलिए हमको समय अनुसार उन बच्चे की कमियों को क्या करना है, उनके गलत धारणाओं को दूर करना है। और देखिए बोल रहा है यहाँ पे, उम्र के अनुसार विभिन्न तरह के संप्रदाय को उनको क्या करना है, यथार्थ ढंग से विकसित नहीं कर सकते हैं। मतलब जो है उनके एज के अनुसार जो भी टॉपिक हम बता रहे हैं या समझा रहे हैं बच्चे को, तो उसको जो है एक्यूरेट जो चीजें होती हैं उसको हम लोग गलत कॉन्सेप्ट नहीं बताना है, गलत धारणा नहीं बतानी है। जैसे कि अभी हम आप लोग को एग्जांपल नोट में क्या बताएं कि बच्चा जो है किसी भी चीज के प्रति या किसी भी टॉपिक के प्रति उसका गलत कॉन्सेप्ट है, तो हमने उसको किस तरीके से सजाया, हम ना उसको पनिश्ड किए, ना उसको हम उसके कॉन्सेप्ट को हम ऐसा भी नहीं किए कि उसको क्लासरूम में उसको बोल दिए कि तुम गलत है, हम उसको दूसरे वे से, दूसरे ढंग से उसको सही किए या सही उसको चीजें बताएं। तो हमको उसी तरीके को अपना कर क्या करना है, क्लासरूम में बच्चे को सही वे में लाना है। इसके बाद बोल रहा है, देखिए कि अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट एज के अनुसार अकॉर्डिंग टू देयर एज, अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा तो उस बच्चे को सोसाइटी में एडजस्टमेंट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अकॉर्डिंग टू देयर एज, जैसे कि ईशान शर्मा वाला आप मूवी देखे हो ना, तारे जमी पे, उसमें देखिएगा ईशान शर्मा जो है पहले फैमिली से कितना घुला मिला रहता था, लेकिन धीरे 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 वो फैमिली से भी कटता चला गया। क्यों कटता चला गया? वो अपने सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट करने में उसको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा था, उसको बार बार कंप्लेंट्स आ रहे थे, ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर था, जिसकी वजह से वो उसका कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो अपने आप को क्या कर रहा था, सोसाइटी के साथ, सोसाइटी से दूर होते जा रहा था। या फिर जब वो स्कूल में भी गया, वहां पे भी वो अदर्स बच्चों के साथ जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, या फिर उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्या रीजन था प्रॉब्लम का? क्योंकि उसका जो है कॉन्सेप्ट जो है किसी भी चीजों पर, अभी मान लीजिए हम 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, 4 लोग जो है मान लीजिए इंटरनेट के बारे में या किसी अदर टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनको उस चीज का पूरा नॉलेज है, और वहां पे हम अगर एक ऐसे पर्सन बैठे हैं जहां पे हमको इंटरनेट के विषय में बहुत कम नॉलेज है, या फिर वो जो भी डिस्कस कर रहे हैं या जिस टॉपिक पे भी बातें कर रहे हैं हमको वो नहीं पता है, ठीक है, वो हमारे आउट ऑफ माइंड जा रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उन लोगों से कटेंगे, है ना, हम दूर रहेंगे। क्योंकि हम, अगर हमको उस चीज का पूरा कॉन्सेप्ट रहता है, पूरा नॉलेज रहता, तो हम भी उन लोगों के बीच में बैठकर उस टॉपिक पे डिस्कस करते, लेकिन हमको उसका नॉलेज ही नहीं है, हमको उसका ज्ञान ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे साइड होते जाएंगे, या फिर एकांत में, आइसोलेशन में चले जाएंगे। तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो है क्रिएट होने से पहले ही हमको बच्चे का उम्र के अनुसार उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ताकि बच्चे जो है सोसाइटी में एडजस्टमेंट करने में उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है, देखिए संप्रत्य विकास में अगर यहाँ पे बोल रहा है ना कि जो हम लोग का कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट जो होता है, डेवलप करता है, केवल बच्चों का ही नहीं, टीचर्स का भी, टीचर्स भी पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं, या फिर टीचर्स को भी बच्चे का भी पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये जो है हमारा जो है अभी टीनेजर का बच्चा है, तो इस बच्चे को हमें कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे कैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें केवल बच्चों का ही नहीं कॉन्सेप्ट बनना चाहिए अच्छे से, टीचर्स का भी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर टीचर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से किसी भी टॉपिक पे या फिर बच्चों के लाइफ के ऊपर बना रहेगा, तो वो टीचर्स जो है ऐसे बच्चों को या पूरे क्लासरूम में सभी बच्चों को अच्छे से हैंडल करने में सक्सेस। लेकिन जब वहां पे मान लीजिए टीचर जो है मैथ्स के टीचर हैं, उसका खुद का मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो बच्चों को क्लासरूम में अगर कोई टॉपिक पे बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो बच्चे के डाउट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही डाउट में है, तो वो डाउट को क्लियर कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर्स का भी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से बनना या फिर क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है,
इसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि शिक्षक को इस उम्र शिक्षक को ये मालूम होता है कि किस उम्र में कौन कौन से तरह के संप्रत्य विकसित हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पढ़े, अभी हम लोग प्याजे जी पढ़ेंगे ना, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम लोग को पता है कि बच्चे जब इन्फेंसी स्टेज में होते हैं तो बच्चों में क्या क्या हम लोग के कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। जब बच्चे हम लोग के प्री चाइल्डहुड या पोस्ट चाइल्डहुड में जाते हैं तो बच्चों में क्या क्या कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं। बच्चे जब एडोलेसेंस में जाते हैं तो बच्चों में कौन सा कॉन्सेप्ट, हम लोग को पता है ना ये चीजें, पर्टिकुलरली कौन कौन से एज में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर हो जाता है। अब मान लीजिए जो बच्चा जो है अभी प्री चाइल्डहुड में बच्चा है और हम उसको इक्वेशंस बता रहे हैं या फिर हम उसको न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं, तो हमको पता है कि इस स्टेज में बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये इस स्टेज में बच्चे ये चीजें नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमको हमको पता है कि बच्चे इस स्टेज में ये चीजें नहीं बना सकते हैं। एज ए टीचर हम ये जानते हैं, तो हम जब हम लोग जानते हैं कि ये बच्चे नहीं कर सकते हैं तो हम उस स्टेज में उसके अनुसार, ठीक है, वो जिन चीजों को कर सकते हैं, जिन चीजों को वो समझ सकते हैं, उसके अनुसार जो है हम उसको स्टडी करवाएंगे या उसके अनुसार उसको बताएं। समझ में आया? ठीक है, तो कौन कौन सा संप्रत्यय विकसित हो जाता है और वे जो है उसी के अनुसार जो है अपना सिलेबस बनाएंगे, कैरिकुलम बनाएंगे। आप देखेंगे कि बच्चों का जो बुक जो प्रिंट होता है उनके अनुसार, छोटे बच्चों के प्रिंट बुक्स जो होते हैं उनमें कलरफुल बहुत ज्यादा पिक्चर्स रहते हैं। जो भी एक्टिविटी है, पोयम्स है, जो कुछ भी है, आप देखिएगा पिक्चर्स बहुत ज्यादा बने रहते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? कि हमको पता है कि उस स्टेज के बच्चों में कौन सा कॉन्सेप्ट बन रहा है, कितने लेवल तक वो बच्चे जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग जो है उनका करिकुलम जो है रेडी किया जाता है। अब मान लीजिए हम लोग का प्री चाइल्डहुड का बच्चा है और उसको हम जो एडोलेसेंस वाला जो है सिलेबस दे देंगे करने के लिए, तो वो बच्चा उस चीज को समझ पाएगा, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर एज हम लोग को उसके अनुसार जो है सिलेबस, हम लोग का करिकुलम बनता है। और इससे छात्रों को आत्मसंतोष यानी कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। बच्चे भी जान रहे हैं, बच्चे को, टीचर्स को पता है कि इनका कॉन्सेप्ट ये चीज पे बन गया है, अब ये टॉपिक हम इस बच्चे को बता सकते हैं या समझा सकते हैं, तो बच्चे भी इससे सेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए प्री चाइल्डहुड का बच्चा है, उसको हम लोग एडोलेसेंस वाला जो है सम्स दे दिए, अब बच्चा उसको बार बार बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उससे सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो बच्चा खुद से क्या हो जाता है, अपने आप से ही ये सेटिस्फाइड नहीं होता है। उसको लगता है कि हमारे अंदर भी कोई कमी है, हम इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको नहीं बन, वो डीमोरलाइज हो जाता है बच्चा। तो उनके एज के अनुसार उनका जो भी कॉन्सेप्ट बन रहा है उस स्टेज में, उसके अनुसार ही हम उसको कैरिकुलम बना के देंगे और बच्चा जो है इससे सेटिस्फाइड रहता है, उसमें आत्मसंतोष की भावना आती है कि हम जो है सक्सेसफुली ये चीज कर सके। और जो बच्चा नहीं कर सकता है उसको हम अगर करवाएंगे तो बच्चा में भी आत्महीनता की भावना आएगी, वो डीमोरलाइज हो जाएगा, वो अपने आप में ही अपने आप में समझेगा कि हम किसी भी चीज को करने के लायक नहीं है। जैसे कि हम लोग एरिक्सन की थ्योरी पढ़े थे ना, दो फेज आते हैं। एक में बच्चा जो है अगर मान लीजिए परिश्रम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, परिश्रमी है, परिश्रम बनाम हीनता हम लोग पढ़े थे ना, तो वहां पे क्या हम लोग देखे थे कि बच्चा अगर बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहा है, उसका रिजल्ट उसको अच्छा मिल रहा है, तो बच्चे का जो मोरल पावर बढ़ रहा है, उसका मनोबल बढ़ रहा है। लेकिन जब उसके अकॉर्डिंग, उसके अपोजिट में अगर उसको रिजल्ट मिल रहा है तो उसका मनोबल जो है डाउन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होता है, बच्चे की कैपेसिटी के अनुसार हम उसको वर्क दे रहे हैं तो बच्चा भी बहुत खुश होगा, उसको अपने आप पे सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा। लेकिन उसके अकॉर्डिंग वर्क ही नहीं है, उससे जो है हाई लेवल का वर्क है, तो बच्चा भी डिमोरलाइज्ड हो जाएगा। तो हमको उसके उस चीजों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि शिक्षक को यह पता हो जाता है कि बालकों में वस्तुओं के भार संबंधित संप्रत्यय या संख्या संबंधित संप्रत्यय 10 साल की उम्र में करीब करीब विकसित हो जाती है। हम लोग पढ़े थे कि 10 साल की उम्र में बच्चों में जो है, हम लोग क्या पढ़े थे कि 10 साल की उम्र में बच्चों में जोड़ घटाव गुणा भाग इन सब का ज्ञान हो जाता है, बोले थे ना। बच्चों को ये भी पता चल जाता है कि 1 + 1 2 होता है, इस चीज को भी बच्चा जान जाएगा, इसके पीछे छिपे नियम को भी बच्चा जान जाता है। ठीक है, डिस्टेंस से फेंके गए बॉल को बच्चा, उसका डिस्टेंस कितना है, किस स्पीड से आ रहा है, उस चीज को भी बच्चा आंक लेता है। ठीक है, और उसको कैच कर लेता है। तो वो उसके एज के अनुसार है। हम टीचर, एज अ टीचर हम जान रहे हैं कि इस स्टेज में बच्चों को डिस्टेंस, स्पीड, ये सब पता चल रहा है। बच्चों को जो भी हम इक्वेशंस बना रहे हैं, सम्स बना रहे हैं, वो भी बच्चा जान रहा है, उसके पीछे जो नियम है उन सबको भी बच्चा जान रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाते हैं, उनका सिलेबस बनाते हैं, उनका करिकुलम बनाते हैं और बच्चे उन चीजों को क्या करते हैं,
सॉल्व करने में सक्सेस होते हैं। तो वे उसी के अनुसार क्या बनाते हैं, अंकगणित का पाठ्यक्रम, यानी कि हम लोग का मैथ्स का सिलेबस तैयार करेंगे और इन दोनों संप्रत्यों से संबंधित समस्या को रख सकते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्टेंस है, स्पीड है, इन सबको 10 साल के बच्चे या 12 साल के बच्चों में जो है स्पीड का कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, तो हम उसे स्पीड या डिस्टेंस से रिलेटेड सम्स उसको दे सकते हैं। लेकिन हम प्री चाइल्डहुड में अगर बच्चों को स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड सम्स दें तो बच्चे बना पाएंगे? उसमें तो बच्चों को का कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। बच्चे को बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे अगर बॉल भी फेंक के दिया जाए तो बच्चे को नहीं पता चलता है कि वो किस स्पीड से आ रहा है और कितने डिस्टेंस से आ रहा है, वो उसको कैच नहीं कर पाता है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं बना है। उस स्टेज में बच्चा उसको नहीं करवा पाए बना पाएगा उस सम्स को। तो उसके अनुसार हम लोगों ने 10 साल की उम्र तक के बच्चों को स्पीड है, इन सब से रिलेटेड जो है सम्स जो है हम लोग उनको देने लगते हैं, बनाने लगते हैं। तो इससे भी छात्रों में जो क्या होता है, उनको पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी क्षमता है, वो भी अपने आप से सेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है, और सही सही परख हो जाती है, साथ ही साथ उनमें आत्मसंतोष की भावना भी आती है इससे। ठीक है, छोटा एक बच्चा है, जैसे कि आप लोग ईशान शर्मा वाला मूवी देखे होंगे, जब आमिर खान जब उनके घर जाता है, उसके पेरेंट्स के पास जाता है और एक खिलौने का डब्बा रहता है, आप लोग नोटिस किए होंगे, वहां पे जो है हम लोग का किसी अदर कंट्री के लैंग्वेज में, कौन सा लैंग्वेज में लिखा रहता है, आई थिंक हम लोग का चाइनीज में लिखा रहता है वो, और उसके पेरेंट्स को वो बोलता है कि इसको पढ़ के दिखाइए, इसको पढ़ के दिखाइए। तो उसका कॉन्सेप्ट ही इसको क्लियर नहीं है, तो वो इंसान उसको पढ़ेगा कैसे? ठीक है, मान लीजिए हम लोग का अभी बच्चा जो है स्कूल एज में गया, 6 से 12 साल का बच्चा है, स्कूल एज में गया। ठीक है, बच्चा स्कूल एज में गया, लेकिन हम लोग क्या देखे थे कि जो हम लोग का हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वाला जो हम लोग का जो क्वालिटी होता है, वो बच्चों में कब आता है? एडोलेसेंस में। तो बच्चा स्कूल एज में गया, फर्स्ट टाइम बच्चे को हम हर एक टॉपिक बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन कैसे बता रहे हैं? केवल वर्बली बता रहे हैं, विदाउट एनी पिक्चर्स। ना ही कोई पिक्चर्स दिखाया जा रहा है, ना ही उनको प्रोजेक्टर्स का यूज किया जा रहा है, ना ही कोई मॉडल दिखाया जा रहा है, केवल वर्बली बताया जा रहा है। तो बच्चा उस चीज का कॉन्सेप्ट बना पाएगा? सही से नहीं बना पाएगा। हमको पता है, एज अ टीचर हमको पता है कि उस स्टेज में बच्चों को अगर किसी भी चीज को बताना है, पढ़ाना है, समझाना है, तो हमको क्या करना है, हमको उस बच्चे के लिए कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसका पिक्चर्स ब्लैक बोर्ड पे शो करके दिखाएं, या फिर कोई मॉडल के थ्रू हम बच्चे को बताएं। कोई भी चीजें जब तक उसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से, ठोस रूप से नहीं दिखाएंगे, बच्चे का कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग को स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। यही सारा थ्योरी है, यही सारा चीज है जो हम लोग स्टडी में अप्लाई करते हैं, बच्चों को उसके अनुसार पढ़ाते हैं। आप बोलिए सुभानु जी। मैम सपोज हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते समय हम उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं और उसको कॉन्सेप्ट बार बार क्लियर ही नहीं हो रहा है, और उसके बावजूद वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, इस पीरियड में हमको क्या करना होगा? और स्पेशली गर्ल चाइल्ड हो तो? कैसा चाइल्ड है? एक्सेप्शनल चाइल्ड है? नहीं, गर्ल चाइल्ड हो, लड़की हो तो? लड़की है? अच्छा देखिए, हम लोग इमोशंस टॉपिक पढ़े हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं, किसी चीज को मतलब बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग एक्सेप्शनल चाइल्ड में पढ़ेंगे तो ये जो है एक तरह का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये एक तरह का प्रॉब्लम है कि उसको कोई टॉपिक या कुछ चीजें बताई जा रही हैं और वो उसको एक्सेप्ट नहीं, या फिर उसको समझ नहीं पा रही है, उसका कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जो है एक्सेप्शनल चाइल्ड में आते हैं, मतलब उनके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, उनके मन में ये बात आ जाएगी ना कि हम क्यों नहीं इस चीज को एक्सेप्ट कर पाते। तो ऐसे बच्चों को भी हमको हैंडल करने के लिए क्या करना है, मान लीजिए हम जिस तरीके से या जिस प्रोसेस से बच्चे को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, हम उसके दैनिक जीवन से रिलेट करके उसको समझाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कुछ मैथ्स बता रहे हैं, चाहे कोई भी टॉपिक बता रहे हैं, तो तुम घर में कैसे कैसे क्या क्या करती हो। ठीक है, या फिर मान लीजिए एडिशंस बता रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि तुम्हारे पापा कल रात में पिज्जा लाए थे, 2 पिज्जा लाए, उस 2 पिज्जे में हम लोग का 8 स्लाइस था, उसमें से एक पिज्जा का तुम 4 स्लाइस तुम खा गई, तो उसमें से कितने स्लाइसेस बचे। मतलब ऐसे हम उसको जो उनके
लाइफ से रिलेट करके उसको बताने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ना, उनको उनके लाइफ से रिलेट करके अगर किसी चीज को बताइएगा ना, तो वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कोई भी चीज है प्रैक्टिकली उनको बताइएगा कि ऐसा ऐसा हुआ। चाहे मेरा एक फ्रेंड था, आपकी तरह उसको भी चीजों को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो वो जो है अपने आप को बहुत ही उस चीज पे बहुत ज्यादा स्टडी किया, फोकस किया, उसको जानने और समझने की कोशिश की। तो इस तरीके से दूसरे दूसरे वे से हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। और जब बच्चे हाइपर हो जाए ना, सबसे बड़ी चीज कि जब बच्चे हाइपर हो जाए और वहां पे आप भी हाइपर हो जाएंगे, तो उस बच्चे का जो है हाइपरटेंशन जो है और अधिक बढ़ जाएगा, उसका गुस्सा जो है और अधिक बढ़ जाएगा। फिर वो दोबारा आपसे किसी चीज को जानने और समझने की कोशिश ही नहीं करेगा, उसका ईगो उसका बीच में आ जाएगा। तो जब बच्चे जब बहुत ज्यादा हाइपर हो जाए या टेंशन में आ जाए, गुस्से में आ जाए, तो वहां पे आपको काम डाउन रहना है, वहां पे आपको शांत रहना है। और उसको ठीक है, आज तुमको समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, हम लोग नेक्स्ट डे इस चीज को करेंगे। नेक्स्ट डे हम दूसरे दूसरे तरीके को अलग किसी मेथड्स के थ्रू उसको बताने की कोशिश करेंगे, उसको प्रैक्टिकली उस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। हो सके तो पिक्चर्स के थ्रू, हो सके तो हम अपने मोबाइल में उसका वीडियोस दिखा के, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए अर्थ कैसे मूव कर रहा है, चाहे हमारा सन किस तरह से जो है अर्थ को हमारे अर्थ को, या फिर हम लोग का ये जो ग्रहण आता है, ग्रहण कैसे हो रहा है। तो ये चीजें हम उसको प्रैक्टिकली जो है अगर पिक्चर्स दिखाएं या फिर वीडियो दिखाएं, तो वो चीजें जो है उसके माइंड में अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है उसका क्लियर हो जाए। लेकिन वहां पे अगर बच्चा बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया या फिर हाइपर हो गया, तो हमको हाइपर नहीं होना है। अगर हम भी हाइपर हो जाएंगे, तो वो बच्चा कभी भी हमसे किसी भी चीज को ना जानना चाहेगा ना समझना चाहेगा। ठीक है, चलिए और भी कुछ पूछना है? जी मैम, सही बात है। आप अपने घर में अप्लाई कीजिए ना, अपने बच्चे पे अप्लाई कीजिए। बच्चा जो है बहुत गुस्से में है, और अगर उसको आप और डांट दीजिए, तो छोटा बच्चा है तो डर के सहम के बैठ जाएगा साइड में। लेकिन टीनेजर वाला है तो वो और हाइपर हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, वो आपकी बातों को सुनेगा ही नहीं। तो उस जहां जैसा सिचुएशन है, हमको उस अनुसार बच्चे को हैंडल करना है, और जितना हो सके प्रैक्टिकली बच्चे को समझाने की कोशिश करनी है। ठीक है, हम मोबाइल में उसको पिक्चर्स दिखाएंगे कैसे हमारा अर्थ मूव कर रहा है, ठीक है, कैसे चीजें हो रही है, ठीक है, सभी चीजें, इन सब चीजों को दिखाएंगे ना, तो बच्चे का इंटरेस्ट भी जागेगा। और ये भी चीज बहुत ज्यादा फोकस करता है। हाँ बोलिए। मैम इतना कुछ समझाने के बाद भी बच्चा नहीं समझे, फिर भी तो दिक्कत है मैम। वो बहुत सारा सिचुएशन में ऐसा होता है बच्चा समझता ही नहीं है, कितना भी समझाने की कोशिश कीजिए समझता नहीं है। देखिए, तो वहां पे हम ये भी तो देखेंगे कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, वो भी तो हम चाहेंगे। अब मान लीजिए बच्चे का आईक्यू लेवल 40-30 में है, 40-30 का लेवल है, और हम चीजों को बता रहे हैं जो उसको उस चीजों को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी ही नहीं है, तो हम लाख कोशिश करेंगे वो बच्चा समझ पाएगा? उसको ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी ही नहीं है, वो नहीं समझ पाएगा उस चीजों को। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का बच्चे का आईक्यू लेवल जो है हम लोग का 30 है या 40 है, ठीक है, और हम उसको जो है कोई इक्वेशंस बता रहे हैं, मैथ्स से रिलेटेड कुछ हम लोग उसको चीजों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। वो बच्चा जो है, देखिए वहां पे बच्चा अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करता है। आपको टेंशन हो रहा है, आपसे ज्यादा उस बच्चे को टेंशन हो रहा है कि आखिर बार बार समझाने के बाद भी ये चीजों को हम ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये चीजों को हम सीख क्यों नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे बच्चा खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, बच्चे में भी बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि हम क्यों नहीं चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ हम लोग का ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल जो है उस लेवल तक नहीं है कि बच्चा उस चीजों को ऑब्जर्व करे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 6 महीने के बच्चे को बोलेंगे कि बेटा ये सर्कल है, इसको रेडियस कहते हैं, इसको आधा डिवाइड कर दीजिए तो ये हम लोग का सेमी सर्कल बन जाता है, तो वो बच्चे का जो माइंड जो है उतना डेवलप भी नहीं किया कि बच्चा जो सर्कल है या रेडियस है ये सेमी सर्कल है वो चीज को समझ पाएगा। तो वहां पे वो बच्चे का माइंड भी जो है ना, वो बच्चे की तरह है, मतलब जिस लेवल में उसका आईक्यू लेवल होना चाहिए उन चीजों को जानने और समझने के लिए, उस लेवल का उसका आईक्यू नहीं है। उस वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से वो बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा बच्चा परेशान है। ठीक है,
आप उसको नहीं समझा पा रहे हैं, आप इस वजह से परेशानी में हैं। लेकिन वह बच्चा कितना ज्यादा स्ट्रेस में है कि वो खुद नहीं, हमारे क्लासमेट सारे ये चीजों को बना लेते हैं, हमको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे। ठीक है, बच्चा भी खुद बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर में रहता है, तो वहां पे हमको उस बच्चे को जितना ज्यादा कोशिश करना चाहिए। ठीक है, वो चीजों को वो नहीं समझ पा रहा है, नहीं बना पा रहा है, हम उस चीजों को छोड़कर उसको दूसरा टॉपिक बताएंगे, दूसरी चीजें समझाएंगे। ठीक है, लेकिन कभी भी हम लोग उसको पनिश नहीं करेंगे या फिर कभी भी डांटेंगे नहीं। सबसे पॉजिटिव वे यही है, सबसे पॉजिटिव वे यही है कि बच्चों को, मान लीजिए उसको हम कुछ दिए बनाने के लिए या कुछ समझा रहे हैं, हम अपनी तरीके से पूरा कोशिश कर रहे हैं, हम उसको एक बार बताएं, 2 बार बताएं, 3 बार बताएं, 4 बार बताएं, इसके बावजूद भी बच्चा नहीं समझ पा रहा है, गुस्से से उसको डांट दिए, गुस्से से उसको कुछ भी बोल दिए, तो वहां पे बच्चा और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, बच्चा और अपने आप को डिमोरलाइज्ड फील करता है, उसका मनोबल और ज्यादा गिर जाता है। वहां पे हमको ये कभी भी करना नहीं है, पनिश नहीं करना है बच्चे को और डांटना नहीं है। ठीक है, उसकी क्या एबिलिटी है हमको उसको ये नहीं बताना, हमको उसको ग्रुपिंग भी नहीं करना है कि तुम गधा है, तुम ये सब चीजों को कभी बना ही नहीं सकता है, ऐसे शब्दों का यूज ही नहीं करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज तुमसे ट्राई नहीं हो रहा है, हम लोग इसको 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद करेंगे, हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे, हम लोग अभी नेक्स्ट चीजों को समझेंगे। ठीक है, हो सकता है कि बच्चा का माइंड जब है उस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या बहुत ज्यादा टेंशन में है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद बच्चा उस चीज को समझ सके, जान सके। ठीक है, समझ में आया। इन चीजों को फॉलो करना चाहिए और इस सब चीज को अप्लाई कीजिए, देखिए बच्चा समझता है या नहीं समझता है, बहुत हद तक बच्चा समझ जाएगा। अच्छा, आप लोगों के सामने एक केस स्टडी रख रहे हैं, चलिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए 2 सिचुएशंस रख रहे हैं, एक है एक बच्चा जो है, क्लास का बच्चा जो है, उसका आवाज का टोन जो है ना वो बहुत पतला है, लड़कियों की तरह उसका साउंड है, लड़के का। ठीक है, उसके क्लासमेट जो है उसको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उसको लड़की लड़की बोलते हैं या फिर उसको बहुत ज्यादा जो है उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं, किसी भी चीज में उसको छेड़ते रहते हैं, तंग करते रहते हैं। उसके सीनियर क्लास के बच्चे भी जो है उसको इसी बात के लिए उसको कमेंट करते रहते हैं, टोंटिंग करते रहते हैं, उसको परेशान करते रहते हैं। तो इस कंडीशन में एज अ टीचर आप क्या करेंगे कि उस बच्चे को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। ठीक है, उस बच्चे को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके और साथ ही साथ क्लास का एटमोस्फेयर जो है उस बच्चे के लिए सुटेबल बना सके। क्या करेंगे एज ए टीचर आप? मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। हाँ, क्वेश्चन रिपीट करें। हम यहाँ पे बता रहे थे कि क्वेश्चन ये है ना कि एक बच्चा जो है, सपोज दैट मान लीजिए किसी भी क्लास का बच्चा है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 क्लास का ही बच्चा है, उसका जो साउंड है ना वो लड़कियों की तरह, आवाज जो है, टोन जो है वो लड़कियों की तरह, वो बोलता है तो उसका आवाज, उसका जो है आवाज जो है बहुत पतला है लड़कियों की तरह, तो वो लड़कियों की तरह साउंड करता है, लड़कियों की तरह वो बोलता है। तो इसकी वजह से उसके जो क्लासमेट्स हैं, बॉयज जो हैं, उसको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उस पर टोंटिंग करते हैं, उसके जो सीनियर क्लास के जो बच्चे हैं वो भी उस पर टोंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, उसका स्टडी में फोकस नहीं रहता है। तो इस कंडीशंस में एज अ टीचर आप उस बच्चे को इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालेंगे और उसके लिए क्लास का जो एटमोस्फेयर है वो कैसे सुटेबल बनाएंगे? बताइए। नहीं बताइए सुभानु जी, आपको नहीं समझ में आ रहा है? मैम समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। बच्चे को समझाने के लिए नहीं, बच्चे को सबसे पहले हम उसको कुछ समझाना चाहेंगे मैम, या बोलिए, आप जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए। मैम बच्चा को अलग से हम उसको समझा सकते हैं क्लास के बाहर में कहीं भी, एग्जाम्पल दे करके, या फिर उसको सेटिस्फाई करने के लिए किसी और बच्चे को चिढ़ाने लगेगा। चलिए दीदी जी आप बताइए। मैम ठीक बाकी है, बच्चे को समझा। हाँ बोलिए नीति जी।
मैम बाकी बच्चों को समझाएंगे कि ऐसे तंग नहीं करना है, और जो बच्चा को बुली कर रहा है, मतलब जो बच्चा परेशान हो रहा है उसको बोलेंगे कि तुमको परेशान नहीं होना है, टीचर से अगर कोई प्रॉब्लम है तो टीचर को बोल सकते हो, टीचर एक्शन लेंगे। ओके, मैम सीरियस चलिए। आंसर अब मैम मैम आंसर ये होगा कि पूरे क्लास को कुछ स्टोरी बताएंगे किसी सिचुएशन के बारे में जहाँ किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसा कुछ उनको मोटिवेशन मिले, कुछ ऐसा स्टोरी हाँ, बता करके आप नाटक करें। पॉजिटिव वे में उस चीज को हम लोग लेंगे। चलिए, और है अंजू जी। मैम हम कुछ ऐसा ड्रामा कुछ ऐसा करेंगे, बच्चों को बुला के कुछ ऐसा नाटक ऐसा क्लास में करवाएंगे, उसके थ्रू लोग को समझा सकते हैं। उसके थ्रू उसको समझा सकते हैं। गुड। और कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहे? चलिए, यहाँ पे आरती जी हैं, पूजा जी हैं, सोनी जी हैं, आकांक्षा जी। चलिए, बहुत हद तक निधि जी जो बताई, सुभानु जी जो बताए, और अंजू जी जो बताई, बिल्कुल सही बताई। ठीक है, करना क्या है? देखिए, अगर बच्चे के साथ ऐसा सिचुएशन होता है, एज अ टीचर हमको उस बच्चे को उस प्रॉब्लम से निकालना है, तो हमको क्या करना है? हम पहले तो पर्टिकुलरली उस बच्चे के प्रॉब्लम को जानेंगे कि क्यों बच्चे उसको परेशान करते हैं, क्यों बच्चा इतना सैड रहता है, क्यों बच्चा क्लास के अलग सभी बच्चों से अलग अलग रहता है। इंडिविजुअली हम उस बच्चे के प्रॉब्लम को जानेंगे, उसके जड़ तक जाएंगे कि क्या बच्चे को प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके प्रॉब्लम्स को समझेंगे। ठीक है, अदर बच्चों से भी हम इंडिविजुअली बात करेंगे, समझेंगे उसको वो क्यों उसको परेशान करते हैं, क्यों उसको तंग करते हैं। इस चीज को हम वहां पे उसको फैक्ट बताएंगे कि अगर इस टाइप का सिचुएशन आपके साथ रहता तो आप कैसा फील कर। ठीक है, यहाँ पे ये जो बताया गया कि हम कोई ऐसा एक्ट करेंगे, ड्रामा करेंगे, जिससे जो है बच्चों को जो है उसका जो ये डीमेरिट है, उस डीमेरिट को हम लोग मेरिट में कन्वर्ट करके वहां पे एज अ ड्रामा, एज अ एक्ट करके कुछ दिखाया जाए, कुछ बताया जाए, जिससे बच्चे को ये पता चले कि इसका जो ये डीमेरिट है, इससे इसको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, चाहे मतलब बच्चे में जो ये डिस्क्वालिटी है, या फिर उसका साउंड जो है लड़कियों की तरह है, उसके जो ये उसमें जो ये मतलब ये कमी है, चाहे जो कुछ भी है, इसको हम बच्चे को, जो बच्चे में ये कमियां है, उस बच्चे को हम मोटिवेट करेंगे कि देखिए आपकी ये कमी नहीं है, आप अपने इस कमी को जो है पॉजिटिव वे में लीजिए, आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं, आप इससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। बच्चे को मोटिवेट करेंगे ताकि बच्चा जो है अब उसके माइंड में कोई स्ट्रेस ना हो, बच्चा जो है इस कंडीशन से बाहर निकल सके। इस टाइप का हम बता सकते हैं। इसके बाद जो है सुभानु जी जो बताएं या निधि जी जो बताएं, ये भी वे हम लोग का बिल्कुल सही है। मतलब क्लास में किसी तरह का एक्ट करके, या फिर पर्टिकुलरली हर एक बच्चे से बात करके कि आप उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, इन सब चीजों को समझाने से भी हम लोग क्लास का एटमोस्फेयर जो है उस बच्चे के लिए बिल्कुल सही कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज कि उसका जो ये हम लोग का जो पॉइंट है, जिसकी वजह से बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं या तंग कर रहे हैं, उसको उसको हम लोग जो इसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं, या बच्चा खुद भी जिसको नेगेटिव वे में ले रहा है, उसको हम पॉजिटिवली उस बच्चे को बताएंगे। ठीक है, कि आप इससे क्या क्या बेनिफिट कर सकते हो। मान लीजिए क्लास में कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे सिंगिंग के लिए कोई जो है हम लोग की गर्ल्स जो है नहीं है, प्रेफर नहीं है, या फिर गर्ल्स जो है कोई रेडी नहीं है, तो वहां पे वो अपना उस साउंड का यूज जो है लड़के और लड़की दोनों के सॉन्ग के लिए कर सकता है। यहाँ पे उसमें ये हम लोग को क्वालिटी नजर आएगी, उसका वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो वहां पे जो है उसका जो हम लोग नेगेटिव वे में जिसको देख रहे थे, उसको पॉजिटिव वे में लेकर हमको बच्चे को बताना है, उसको मोटिवेट करना है। उसको कभी भी अपने उस डिमेरिट्स के थ्रू हम लोग को उसको डिमोरलाइज नहीं करना। उसको जितना ज्यादा हम मोटिवेट करेंगे, उसका यूज वो कहाँ कहाँ कर सकता है, उससे क्या क्या वो बेनिफिट उठा सकता है, इन सब चीजों को बताएंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चे का जो माइंड जो है ना, वो सारे स्ट्रेस से निकल कर जो है उस पर फोकस करेगा कि हम कैसे इसका यूज किस किस फील्ड में कर सकते हैं, और कैसे अपने आप को इसी फील्ड में आगे डेवलप कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। और अगर एक ऐसा कंडीशन है कि एक लड़की जो है 12th के बाद
स्टडी में बहुत अच्छी है, उसको जो है स्कॉलरशिप दिया जा रहा है स्कूल की तरफ से। टीचर जो है उसको बुलाकर बोलते हैं प्रिंसिपल कि आपको जो है अब हायर स्टडी के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। बच्ची बहुत ज्यादा खुश होती है और घर में अपने पेरेंट्स को जाकर ये बातें शेयर करती है। लेकिन उसके पेरेंट्स जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि आगे की स्टडी नहीं करनी है, बस 12th पास कर लो, तुम्हारी शादी करवा देंगे और इसके बाद तुम अपना फैमिली संभालो, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। तो इस कंडीशन में एज अ टीचर बच्चा जो है उसमें बहुत सारे क्वालिटीज हैं, बच्चा आगे डेवलप कर सकता है, बच्चा कुछ सोसाइटी के लिए, किसी अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है पेरेंट्स की जो मेंटलिटी है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो बच्चे की स्टडी को वहीं पे स्टॉप कर दिया जाए। तो वहां पे एज अ टीचर आप क्या करेंगे, आपका क्या रोल होगा, कैसे उस बच्चे को डेवलप करने के लिए आप आगे मूव करवाएंगे? मैम सबसे पहले उसके पेरेंट्स से बात करने का कोशिश करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे आगे जाकर के क्या बेनिफिट हो सकता है इनके पढ़ाई के बाद, वो बताने का कोशिश कर सकते हैं। और हाँ उस गर्ल चाइल्ड से भी बात कर सकते हैं मैम कि वो आगे का क्या स्टेप ले सकती है या कैसे खुद को डेवलप कर सकती है, आगे कैसे बढ़ा सकती है। चलिए निधि जी। मैम उसके पेरेंट्स से ही पहले बात करना होगा, उनको बताना होगा कि बच्चे को पढ़ाने से क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स से हमको इंटरेक्ट करना है। पीटीएम जो होता है क्यों होता है? पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, पेरेंट्स को बच्चे की क्वालिटी बताने के लिए। ठीक है, आपके बच्चे में ये क्वालिटी है, आप इसको इस फील्ड में आगे मूव करवा सकते हैं। तो हम बच्चे डायरेक्ट उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट करेंगे, पेरेंट्स से बातें करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, बताएंगे कि आपके बच्चे में क्या क्या क्वालिटी है। हम एग्जांपल्स देंगे कि देखिए लड़कियों को अगर हम फ्रीडम दें, लड़कियों को हम आगे मूव करने का अगर मौका दें तो लड़कियां जो है सोसाइटी में या फिर हम लोग की कंट्री में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लड़कियां जो है अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करती है। हम किरण बेदी का नाम ले सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम सुनीता विलियम्स का नाम दे सकते हैं, हम और भी ऐसे मैरी कॉम है, बहुत सारे ऐसे गर्ल्स का नाम दे सकते हैं जो है अपने स्किल पावर को दिखाकर आगे की तरफ मूव कर गई और अपने पेरेंट्स का चाहे सोसाइटी का हर किसी का नाम जो है रोशन कर गई। तो हम जो उसके पेरेंट्स के माइंड को, हम पेरेंट्स को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उनकी जो मेंटलिटी है उस मेंटलिटी को चेंज करने की कोशिश करेंगे। बच्ची तो खुद भी एग्री है हायर स्टडी के लिए, बच्चा चाहता है, बच्ची लड़की चाह रही है कि हम आगे स्टडी करें, हम आगे जो है अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट बने। ठीक है, हम भी पैसा अर्न करें, हम भी अपने फैमिली को रन करवाएं, हम भी अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करें। बच्ची तो एग्री है लेकिन पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से वो आगे मूव नहीं कर सकती है। तो उस कंडीशन में एज अ टीचर हमको पेरेंट्स को हैंडल करना है। तो हमको पेरेंट्स को तो सबसे पहले उसको लड़कियों के हायर एजुकेशन से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, सोसाइटी में कौन कौन सी लड़कियां हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जो इस तरीके के कंडीशन से मूव करके आज बहुत अपना नाम कमा रही हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी रीजन दे सकते हैं कि अगर हम अपने बच्ची को अच्छे से पढ़ाए नहीं, अच्छा उसको हायर एजुकेशन नहीं दे और मान लीजिए उसकी शादी करवा दे, वहां पे उसको ऐसा सिचुएशंस आ गया, ऐसे कुछ कंडीशंस आ गए जिसकी वजह से लड़की को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है या फिर जॉब करना है, वहां पे तो आपकी लड़की सक्षम नहीं है। वहां पे तो आपकी लड़की अब आपके ऊपर फिर से डिपेंडेंट हो जाएगी, आपको फिर से उसके हर एक जरूरतों को पूरा करना होगा। तो इसके लिए लड़कियों का एजुकेटेड होना, उनके अपने अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से हम बच्चे को पेरेंट्स को बताकर उनको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे और लड़कियों के हायर एजुकेशन के लिए उनको एग्री करवाएंगे। ठीक है, चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, केस स्टडी में आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग का कल होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान, और ये जो है एटलीस्ट पूरा नहीं जाएगा तो कम से कम 4 से 5 पेज भी जो है हम आप लोग को सेंड करवा देंगे। अभी देखिए तो सर बोल रहे थे कि 15 मिनट में आ जाएगा, आप लोग अपना अपना मेल चेक कीजिएगा, देखिए आप लोग का आया कि नहीं, आ गया। हाँ, तो उसको पहले नोट कर लीजिए क्योंकि नोट्स सही बनना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कॉग्निशन वाला कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट में और उसका उसमें ऐड कर दे, उसका सही सही आप लोग अच्छे से उसका नोट्स अलग अलग कर लीजिए। और अगर आप लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का टॉपिक जाएगा तो आप लोग को कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताएंगे, अगर नहीं जाएगा तो नहीं बताएंगे। ठीक है, उसके बदले हम लोग ईवीएस कुछ पढ़ लेंगे, 3 का ईवीएस या 4 का ईवीएस पढ़ लेंगे।
ठीक है ना। चलिए आज क्लास फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। कांसा जी भी चली गई। Thank you, जो sir. कंटिन्यू क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, टेस्ट होगा तो उनको समझ में आएगा उसका क्या बेनिफिट है कंटिन्यू क्लास करने का। लेकिन जो कभी क्लास कर रहे हैं, कभी मनमौजी है, कभी क्लास कर रहे हैं, कभी फिर एब्सेंट हो जाते हैं, फिर कभी बीच में लीव कर जाते हैं, वो चीजें सही नहीं है। अगर आपको फोकस करना है, हाँ मैम ट्यूशन के कारण मेरा दिक्कत हो जा रहा है मैम, और थोड़ा बहुत हम आपको नहीं बोल रहे सुभानु जी, हमारे कंटिन्यू क्लास में प्रेजेंट रहने वाले में आप हैं, निधि जी हैं, ठीक है, पूजा जी हैं, गायत्री जी हैं, ये सब हम लोग हमारे कंटिन्यू क्लास में जुड़ने वाले हैं। ठीक है, अजय जी भी जुड़ रहे थे, राहुल जी भी जुड़ रहे थे, लेकिन अभी बीच में वो लोग भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम बहुत से ऐसे यहाँ पे कैंडिडेट हैं जो 2 दिन क्लास करते हैं फिर 4 दिन वो नहीं रहते, तो ऐसे क्लास नहीं ना होगा, फोकस करना होगा ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब जो भी है अपना वो बच्चे तो है नहीं जो हम बार बार बोलेंगे और समझाएंगे। ठीक है, बाकी का क्लास हम लोग कल करते हैं। कल अगर आप लोग के पास टॉपिक जाएगा तो हम आप लोग को इसे पढ़ाएंगे, और नहीं तो हम लोग ईवीएस कर लेंगे, 3 या 4 का ईवीएस कुछ भी। ठीक है, क्लास फिर ऑफ करते हैं यहाँ पे। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।